अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करेंगे एंड देन हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सेम एज दैट आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीआरएस भी कहते हैं। रिकॉन्सिलिएशन का मीन्स होता है टू रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब गलतियों को सुधारना या फिर उन्हें सही करके लिखना, ठीक है, उसे बोलते हैं रेक्टिफाई करना। So bank reconciliation statement is a statement prepared mainly to reconcile the difference between the bank balance shown by the cash book and bank passbook. अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग अपनी कैश बुक में दो तरह के ट्रांजेक्शन्स को लिखते थे, एक तो कैश ट्रांजेक्शन्स और दूसरा बैंक ट्रांजेक्शन्स। कैश बुक की डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती है और कैश बुक की क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। डेबिट साइड में हम अपनी इनकम और गेन्स लिखते हैं, ठीक है, इनकम एंड गेन्स डेबिट साइड में लिखते हैं। इनकम और गेन से पैसे हमारे पास आते हैं, ठीक है, तो वो हम डेबिट में लिखते हैं। और क्रेडिट साइड में हम लोग एक्सपेंस और लॉसेस लिखते हैं। जो भी हम लोग खर्चे करते हैं या जो भी हमें लॉस होता है वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। बेसिकली हमारे पास पैसे आएंगे तो हम डेबिट में लिखेंगे, हमारे पास पैसे जाएंगे तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है, इतना तो क्लियर ही होगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने परचेजेस की तो परचेज तो हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज की मैंने, बाय परचेज। अब परचेज अगर कैश में की है तो अमाउंट तुम कैश में लिखोगे। सेकंड, अगर तुमने परचेज बैंक से की है, मतलब पेमेंट तुमने बैंक से की है, तो अमाउंट तुम बैंक में लिख दोगे, ठीक है। सेम रिसिप्ट साइड में आते हैं। तो अगर तुमने सेल की, सेल हमारी इनकम होती है ना, तो मान लो अगर तुमने सेल की है और सेल का करने के बाद तुम्हें पैसे पेमेंट कैश में मिला है तो तुम कैश में अमाउंट लिख दोगे। और सेम एज दैट अगर तुमने सेल की है और तुम्हें पैसे बैंक में रिसीव हुए तो तुम अमाउंट कहाँ लिखोगे, बैंक में लिखोगे, ठीक है। तो कैश बुक इस तरीके से हमें दो तरह के ट्रांजेक्शन्स को दिखाती है, एक तो कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा बैंक ट्रांजेक्शन। लास्ट में इन दोनों को हम लोग बैलेंस करते हैं तो हमें दो तरह के बैलेंस मिलते हैं, एक तो हमें कैश बैलेंस मिलता है, दूसरा हमें बैंक बैलेंस मिलता है। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमें कैश बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम ही आता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन, मतलब बैंक से रिलेटेड मतलब है। तो कैश बुक का हम बैंक बैलेंस देखेंगे और अपनी पासबुक का बैलेंस देखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने बैंक ट्रांजेक्शन अपनी कैश बुक में तो रिकॉर्ड करे हैं, साथ में जिसके बैंक में तुमने अपना अकाउंट ओपन किया है उन्होंने भी तो तुम्हारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा कैश बुक का बैंक कॉलम है और ये पासबुक है बैंक की, जो हमें बैंक की ही तरफ से मिलती है। अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे आए तो तुमने ऐड कर लिया 1000, ठीक है। सेम एज दैट बैंक भी 1000 रुपीज डिपॉजिट में ऐड कर देगा क्योंकि पैसे आए हैं। अगर तुमने अपने अकाउंट से 200 रुपीज किसी को पे कर दिए, तुमने माइनस कर दिया क्योंकि तुमने पे किया है। सेम बैंक भी तो तुम्हारे अकाउंट से 200 रुपए माइनस कर देगा क्योंकि पे किया है, तो बैंक से भी तो पैसे गए हैं ना, ठीक है। तो लास्ट में इस तरह के अगर और भी हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लें अपने कैश में और बैंक में, लास्ट में इनका बैलेंस निकालें तो कैश बुक के जो बैंक कॉलम का बैलेंस आएगा और मेरी पासबुक में जो लास्ट में बैलेंस दिखाएगा वो दोनों आपस में मैच होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए मैच, क्योंकि अगर सेम ट्रांजेक्शन हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी कैश बुक में और सेम टाइम पर बैंक भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे ट्रांजेक्शन्स आपस में मैच होने चाहिए। पर कभी-कभी क्या होता है कि ये दोनों के बैलेंस आपस में मैच नहीं करते, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं करता। बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल, बैंक डिडक्टेड चार्जेस। चार्जेस मान लो सर्विस चार्ज हैं बैंक के। सर्विस चार्ज बैंक अपने चार्ज करती होगी, आप लोग को पता ही होगा अगर आपके अकाउंट है, मान लो 100 रुपीज, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं, हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में 1000 रुपीज पहले से थे, सेम पासबुक में भी हमारे 1000 रुपीज लिखे हुए थे, रिकॉर्डेड थे। उसके बाद क्या हुआ कि बैंक ने 100 रुपीज अपने सर्विस चार्ज के डिडक्ट कर लिए। डिडक्ट कर लिए का क्या मतलब होता है, माइनस कर लिए, ठीक है। डिडक्ट कर लिए मतलब माइनस कर लिए, कितने, 100 रुपीज। तो अब हमारा बैलेंस कितना बचना चाहिए, हमारा बैलेंस 900 रुपीज का बचना चाहिए, ठीक है। पर हमारे पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, बैंक ने डिडक्ट किए, बैंक ने अपनी पासबुक में माइनस कर दिया, पर हमें तो पता नहीं कि बैंक ने अपने 100 रुपीज सर्विस चार्ज डिडक्ट किए। उसने हमें कोई फोन करके नहीं बताया, कोई मैसेज नहीं किया उसने मुझे,
तो मुझे तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो मेरी कैश बुक में क्या 100 रुपीज हम माइनस करेंगे? नहीं माइनस करेंगे। यहाँ पे तो हमने माइनस किया नहीं, तो मेरी कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? 1000 रुपीज ही होगा, है ना। तो अब इस केस में देखो, यहाँ पे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस नहीं मैच कर रहा है। किस वजह से नहीं किया? क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ऐसे ही करके बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं करता। तो इन बैलेंसेस को आपस में मैच कराने के लिए, अपनी गलतियों को फाइंड आउट करके सही करने के लिए हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। समझ आया? इसलिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग कैश बुक के बैंक बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बैलेंस नहीं मैच हो रहा है, और जो भी प्रॉब्लम होती है उसे हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में करेक्ट करके लिख देते हैं। ठीक। अब एक चीज और समझ लो, जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हम अपनी कैश बुक को डेबिट लिखते हैं। ठीक है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली जब हमारे पास से पैसे जाते हैं तो हम अपनी कैश बुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक इसका उल्टा करता है। बैंक में जब पैसे आते हैं तो वो क्रेडिट कर देता है, और जब बैंक से पैसे जाते हैं तो वो डेबिट कर देता है। ठीक है, अगर तुम लोगों का अकाउंट है तो तुम लोग अपने बैंक के मैसेजेस चेक करना। अगर उसमें लिखा हुआ है कि बैंक हैज डेबिटेड ₹1000, इसका क्या मतलब है कि बैंक ने 1000 रुपीज माइनस किए हैं। और अगर लिखा हुआ है कि बैंक हैज क्रेडिटेड ₹1000, ऐसा कुछ मैसेज भेजा है, तो इसका मतलब होता है कि बैंक ने 1000 प्लस किए हैं। हमारे पास पैसे आते हैं तो हम अपनी कैश बुक के डेबिट में लिखते हैं, बट बैंक क्रेडिट लिखता है। हमारे पास से पैसे जाते हैं तो हम क्रेडिट लिखते हैं, लेकिन बैंक डेबिट लिखता है। इज इट क्लियर? अब जो लोग ठीक से पढ़ रहे हैं उनके मन में एक डाउट जरूर आया होगा कि बैंक उल्टा क्यों करता है, मतलब हम डेबिट कर रहे हैं तो बैंक डेबिट क्यों नहीं कर रहा, बैंक क्रेडिट क्यों कर रहा है। तो उसका भी रीजन मेरे पास है। देखो, कैश बुक हमारा बेसिकली कैश अकाउंट है। ठीक है, कैश बुक हमारे लिए कैश अकाउंट है एक तरीके का, और कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है। ठीक है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास पैसे आते हैं, अगर रुपीस आते हैं तो हम डेबिट कर देते हैं, और अगर पैसे हमारे पास से जाते हैं तो हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, देखो कैश बुक मेरी अपनी फर्म की बुक है, तो हमारे पास पैसे आए तो हमने डेबिट कर दिया, हमारे पास से पैसे गए तो हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग। बट बैंक के साथ ना अलग सीन है। अब मान लो तुमने अपने 50,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, तो तुम्हारे लिए ये पैसे सेविंग है। ठीक है, पर क्या बैंक के लिए भी ये पैसे उसकी इनकम है? नहीं, बैंक के लिए ये पैसे उसकी लायबिलिटी हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने ये पैसे जमा किए तो ये बैंक के ही हो गए। तुम इस पैसे को कभी भी अपने बैंक से विड्रॉ करोगे ना, तो बैंक को ये 50,000 रुपीज कभी भी तुम्हें पे करने पड़ सकते हैं। इसलिए बैंक के लिए ये 50,000 रुपीज लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। इसलिए बैंक के पास जब पैसे आते हैं, जब बैंक डिपॉजिट करता है तो वो क्रेडिट करता है। क्यों क्रेडिट करता है? क्योंकि बैंक के लिए उतने रुपए की लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, और अब डेबिट का सीन समझ लेते हैं। अब मान लो तुमने बैंक से 50,000 रुपीज विदड्रॉ कर लिए। ठीक है, तुमने बैंक से 50,000 रुपीज विदड्रॉ कर लिए, तो इस केस में बैंक इसको डेबिट करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी लायबिलिटी कम हो गई ना। तुमने 50,000 रुपए बैंक से निकाल लिए तो इसकी बैंक की लायबिलिटी कम हो गई ना, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन अगर वो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही, कम हो रही, तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। ये हमारा जर्नल एंट्रीज का मॉडर्न अप्रोच कहता है। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद हम अकाउंटिंग के चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, सो तब तुम लोग रिवाइज कर लेना। अच्छा, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि कैश बुक के बैंक ट्रांजैक्शन का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच होना चाहिए, पर कभी कभी मैच नहीं होता है, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा था जैसे कि बैंक डिडक्टेड चार्जेस सर्विस चार्ज, बैंक ने 100 रुपीज सर्विस चार्ज कट कर लिए। तो ऐसे करके बहुत सारे रीजंस होते हैं। उन रीजंस के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ये लास्ट थ्योरी टॉपिक होगा बीआरएस का, सो कल की वीडियो जरूर देखना। तो अगर आज का सेशन समझ आया हो देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर तुम लोगों के कोई डाउट्स हो
तो वो तुम लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई देयर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज़ वीडियो कल ही आ जाएगी। एंड लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट मीन्स अ लॉट टू मी।